माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके का पीडीएफ, स्लाइड शेयर कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फिजियोलॉजी की बुक उठाइए और मेरे साथ चैप्टर खोलिए और बस पढ़ते जाइए। आप देखेंगे कि जब ये चैप्टर लास्ट होगा तो आपको सब कुछ बहुत ईजिली तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन, नॉर्मल वैल्यू, मॉर्फोलॉजी, प्रॉपर्टीज, लाइफ स्पैन, फेथ, फंक्शन, नंबर का वेरिएशन, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इन सब में वेरिएशन को हम देखने जा रहे हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहला टॉपिक होता है किसी भी आंसर को अटैम्प्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, वो है इंट्रोडक्शन, कि हम इससे क्या समझते हैं। तो जो हमारा आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सबसे पहले भाई वो जान लीजिए कि ये होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। आपने जब भी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा है कि वो कैसे होते हैं? सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ एक अलग सी बात है कि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसी वजह से इसमें डीएनए भी नहीं होता और भी सेलुलर कंपोनेंट नहीं होते। वो हम आगे बात ज़रूर करेंगे, पर अभी के लिए ये जानिए कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड। ये कलर पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है, और यही कलर कारण होता है कि आपको खून कौन से कलर का दिखता है? रेड कलर का, है ना। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन तो नहीं दिख रहा। कौन से कलर का दिख रहा है? रेड कलर का दिख रहा है। रेड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात, जो हम और भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ते हैं जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट, तो ये जो RBC होता है ये WBC और प्लेटलेट की तुलना में ज़्यादा होता है, और यही भी एक कारण है कि हमको ब्लड जो रहता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा नॉर्मल वैल्यू, कि क्या वैल्यू है इसकी। भाई हम ब्लड में अगर इसको ढूंढने जाएं, इसके परसेंटेज, इसका काउंट, तो ये कितना रहता है? इसकी एक रेंज रहती है 4 से लेकर 5.5 यानी कि 4 से लेकर 4.4 मिलियन क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। लेकिन भाई फिजियोलॉजी में हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ अप्रॉक्स में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल फीमेल वेरिएशन के अकॉर्डिंग मेल्स में ये 5 मिलियन के अकॉर्डिंग रहते हैं एंड फीमेल्स में थोड़े से कम होते हैं, और कई पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होती हैं जिसमें ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम मॉर्फोलॉजी की। अब ये वर्ड मॉर्फोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी चीज़ का शेप, साइज, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं, उसको बता पा रहे हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी होती है। बहुत भारी भरकम शब्द लगता है लेकिन अर्थ बहुत सरल है कि देखने में कैसा है, साइज कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर है, आड़ा है, तिरछा है, डंबल शेप है, गोल है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल शेप की। तो ये कैसा होता है? डिस्क होती है ना जिसमें हम खाना रखते हैं, कुछ इस प्रकार की। तो ये डिस्क शेप होता है पर बायकॉन्केव होता है। कॉन्केव का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऐसा गड्ढा सा हो, है ना। तो बायकॉन्केव यानी कि दोनों तरफ कॉन्केव है। और कैसा है? डंबल शेप है। तो भाई ये हमने थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये हमने ऐसा कुछ डंबल टाइप का बना दिया है। अरे इसको बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ बना देती हूँ। मुझसे तो भाई नेट पे ये ड्राइंग्स नहीं होती। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए डंबल शेप इस तरीके का दिखता है। आप देख पा रहे हैं ये दोनों तरीके से कैसा है? बायकॉन्केव है, देख रहे हैं, और ये डिस्क शेप है। और अगर इसको हम इस तरीके के इस व्यू में देखेंगे तो ये कैसा होता है? डंबल शेप। जैसा कि हम जिम में डंबल उठाते, मेरा डंबल तो बहुत ही बेकार बना था। ठीक, और ये ऐसे ही नहीं है, कुछ तो भी इसके बहुत मैकेनिकल और फंक्शनल एडवांटेज है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी एडवांटेज की। भाई क्या एडवांटेज, क्यों ऐसा शेप है? तो ये जो बायकॉन्केव शेप है इसकी वजह से इक्वल और रैपिड डिफ्यूज़न किस चीज़ का होता है? गैसेस का, है ना। तो गैसेस का इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूज़न हो पाता है। इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ गया इस शेप की वजह से। इसकी वजह से किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना एंड रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा हुआ है। जब भी कोई चीज़ फ्लैट होती है तो उसका सरफेस टेंशन कैसा होता है? बड़ा होता है। पर ये कैसा है? डंबल शेप है, इस वजह से इसका सरफेस टेंशन कैसा होता है? मिनिमल होता है। और इसका क्योंकि बायकॉन्केव शेप है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसकी वजह से आरबीसी छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर से बहुत ईजिली स्क्वीज होके यानी कि आड़ा तिरछा होके बिना खुद को डैमेज किए निकल पाता है। ठीक है,
अब और आगे चलें तो इसका साइज़ क्या है भाई बॉस, ये तो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं 7.2 माइक्रोन का होता है, पर क्योंकि साइज़ है, वेरिएशन है, फिजियोलॉजी है, अप्रॉक्स है, तो ये 6.9 से लेकर 7.4 माइक्रोन का हो सकता है। और इसकी पेरीफेरीज आप देख सकते हैं, पेरीफेरीज कैसी रहती है, ये पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, और सेंटर की तरफ कैसा होता है, थिन, देख रहे हैं ना आप, 1.1 माइक्रोन का है, और ऐसे पेरीफेरी देखें तो 2.2 माइक्रोन का, और कुल मिला के कितना है 7.2 माइक्रोन का है। तो ये इसका आप समझ सकते हैं, सरफेस एरिया इसका 1.2 स्क्वायर माइक्रोन होता है, एंड वॉल्यूम इसका 85 से लेकर 19 क्यूबिक माइक्रोन होता है। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी कैसे होते हैं। आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब एक कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत सही सवाल है कि इकलौता ऐसा मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दुधारू, है ना, तो इकलौता ऐसा मैमल होता है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो कौन है, कैमल। ठीक, देन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें डीएनए भी नहीं होते, इसमें कोई ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, आप जानते होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। तो आरबीसी में ये कुछ भी नहीं पाया जाता, और क्योंकि अगर आपको याद हो, आपने 12th में पढ़ा हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, लेकिन पावर की ज़रूरत तो है ना, तो इसकी जो एनर्जी है वो कौन सी साइकिल के द्वारा आती है, फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस के द्वारा ये आती है। और आरबीसी के अंदर कोई इंसुलिन रिसेप्टर भी नहीं रहते, इसलिए इसका जो ग्लूकोज अपटेक है उसका इंसुलिन से लेना देना नहीं होता। आगे और बात करें तो आरबीसी का जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, सेल का जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब कि जिसकी वजह से वो कड़क है, जिसकी वजह से उसको शेप मेंटेन है, वो दो चीज़ का बना होता है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है स्पेक्ट्रिन। ये दोनों ही जो रहते हैं ये प्रोटीन्स, ये दोनों प्रोटीन है, और किसके द्वारा चिपके रहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन के द्वारा, और इनको चिपकाने के लिए जो प्रोटीन रहता है उसका नाम क्या होता है, एंकरिन। अगर किसी वजह से स्पेक्ट्रिन ना पाया जाए, बहुत सारी डिजीज़ होती है, हेरिडिटी डिजीज़, जिसमें कुछ कुछ कम हो जाता है, तो मान लीजिए स्पेक्ट्रिन नहीं है, तो ऐसे एक हेरिडिटी डिजीज़ हो जाएगी जिसको बोलते हैं स्पेरोसाइटोसिस। स्पेयर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा, स्पेयर का मतलब होता है गोल, और स्पेरोसाइटिसिस का मतलब है कि अब आपके आरबीसी जो है वो डंबल शेप नहीं बचे, अब वो गोल गोल हो गए, और ये बहुत फ्रेजाइल, मतलब कि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, है ना, तो ये तो डिजीज़ है एक तरीके की। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़। अब भाई इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है रोलेक्स फॉर्मेशन। ये जो रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब आपके ब्लड में कोई अचानक से, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कई रिएक्शंस होती हैं तब ये फॉर्मेशंस सुनने में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ब्लड को उसकी वेसल से बाहर निकाला जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं ना, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखते हैं, उसी तरीके से ये आरबीसी एक के ऊपर एक जम जाते हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जो तरीका होता है जमने का, इसको बोलते हैं हम रोलेक्स फॉर्मेशन। और ये कारण क्या होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजन, क्योंकि उनको लग रहा है कि बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर कोई इंजरी होगी और फटाफट कोगुलेशन का प्रोसेस चालू करो और दो फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन। और ये बहुत हैजार्डस रहता है, कई बार फैटल भी, बहुत फैटल रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, खासकर गाढ़ापन, ऐसे दिमाग में लेके रखें। और उसका कंपैरिजन हमेशा पानी के साथ होता है। तो अगर पानी का कितना रहता है 1.000, तो अगर 1 पॉइंट से ये ऊपर है, ऑब्वियसली ज़्यादा आप देख पा रहे हैं ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये पानी के मुकाबले गाढ़ा रहता है, इसलिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप देख सकते हैं 1.092 to 1.101 रहती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पैक्ड सेल वॉल्यूम की, मतलब कि आरबीसी जो रहता है, हम ब्लड जो रहते हैं उसमें क्या जानते हैं कि थोड़ा सा प्लाज्मा रहता है, थोड़ा सा फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 45% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक, अब बात कर रहे हैं, देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है किस तरीके से आप देख पा रहे हैं,
पाइल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक जमा दिया गया। दैट इज रोलेक्स फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अभी बात कर रहे हैं हम सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब कहते हैं कैसे घुल रहा है। अभी आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कि आपने रेत लिया और उसको पानी के अंदर डाल दिया एंड आपने जब घोला तो वो पूरा घुल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ आरबीसी में ऐसा कुछ नहीं, आरबीसी बिल्कुल इक्वली ब्लड में ट्रांसफॉर्म्ड होकर चलते हैं, तो इनकी जो सस्पेंशन स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल इक्वल होती है, यूनिफॉर्मली ये पूरे ब्लड के अंदर ड्यूरिंग पूरे सर्कुलेशन के अंदर सस्पेंडेड रहता है। ऐसा नहीं है कि उंगली है तो उसमें आरबीसी कम है, ब्रेन है तो आरबीसी ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बराबरी से ये चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, किसकी लाइफ स्पैन कितनी रहती है, तो इसकी लाइफ स्पैन रहती है 120 डेज। और उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, कोई तो बताएगा ना भाई, वो मुंह से थोड़ी बोलेगा। जैसे आपसे पूछा जाता है आप कितने साल के हो, आप बोल दोगे भाई मैं 17 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, जो भी है वेदर, लेकिन ये तो मुंह से नहीं बोल सकते ना, तो हमें पता करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव उसमें पूछा जाता है। तो रेडियो आइसोटोप मेथड के द्वारा, तो जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव आयरन या रेडियो एक्टिव क्रोमियम, उससे उनकी स्टडी के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये जो आरबीसी है इसने कितना इन सब्सटेंस को लॉस किया और उसके अकॉर्डिंग ये सर्कुलेशन में कितना पुराना है। अब भाई कोई भी चीज़ मर जाती है, जैसे कि व्यक्ति इंसान मर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रेवयार्ड में दफनाए आते हैं या किसी कम्युनिटी में जला देते हैं या जो वेदर जो भी होता। तो अब ये आरबीसी भी जब हम बोल रहे हैं कि 120 दिन बाद मर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो अब हम जानते हैं कि इसका फेथ, इसका भविष्य क्या है। तो जब आरबीसी बूढ़े हो जाते हैं, स्नाइल हो जाते हैं, 120 दिन पूरा कर लेते हैं, बहुत नाजुक हो जाते हैं। फ्रेजाइल का मतलब तो बहुत नाजुक हो जाते हैं। और इनका जो डायामीटर रहता है, कैपिलरीज कैसी रहती है, बहुत पतली पतली रहती है। मैंने बताया आपको, जब ये यंग रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो बहुत गुलगुले से पिचपिचे से होते हैं, आराम से अपने आप को स्क्वीज करके कहीं से भी मोड़ तोड़ के निकाल लेते हैं बिना टूटे फूटे। लेकिन जैसे जैसे ये बूढ़े हो जाएंगे, ये बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगे, नाजुक हो जाएंगे, अपने आप को उन छोटी छोटी कैपिलरी में से नहीं निकाल पाएंगे। और जब ये उनकी दीवारों से टकराएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। और ख़ासकर जो हमारी स्प्लीन रहती है ना, स्प्लीन का जो रेड पल्प रहता है, आप जब स्प्लीन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे, रेड पल्प रहता है, उसमें बहुत छोटी छोटी स्प्लीनिक कैपिलरीज रहती है, उसके अंदर इन बूढ़े आरबीसी का निकलना नामुमकिन रहता है, तो इसलिए वो वहाँ पे टूट जाते हैं। इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी अगर बूढ़ा होकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। जैसे एक बार कब्रिस्तान से कोई चला जाती है डेड बॉडी, तो हम उसे वापस नहीं लाते, वैसे ही अगर बूढ़ा आरबीसी स्प्लीन तक पहुँच गया है तो डेफिनेटली वो वहाँ जाकर टूट जाएगा। अब इसके फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं। जब आरबीसी बूढ़ा हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या हो जाता है, ये अपार्टेड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और उसका जो हीमोग्लोबिन रहता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, मालूम है ना, ये हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है और बाकी बॉडी जो रहती है वो इमीडिएटली हो जाती है, फेगोसाइड हो जाती है, यानी कि खा ली जाती है। किसके द्वारा, खासकर ये याद रखिए, ये भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा खा ली जाती है, कफर सेल। ये कफर सेल कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्प्लीन एंड बोन मैरो भी ये वाला काम करते हैं, यानी कि आरबीसी को डिसएसोसिएटेड कर देते हैं, हीमोग्लोबिन को रिलीज करवा देते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। अब जब ये हीमोग्लोबिन टूटता है, भाई कोई भी चीज़ टूटती है तो फ्रैक्शन में टूटती है, टुकड़े टुकड़े में टूटती है, तो 3 चीज़ों में टूटता है, याद रखिए, आयरन में, ग्लोबिन में एंड पोरफायरिन में। अब ये जो आयरन होता है पहला पार्ट, ये एक प्रोटीन, किसके साथ, एक प्रोटीन जिसका नाम होता है एपोफेरेटिन, उसके साथ जुड़ जाता है और बना लेता है फेरेटिन। और ये फेरेटिन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है ताकि बाद में कभी हमको आयरन की ज़रूरत पड़ी तो बॉस हम इसको यूज़ कर लेंगे। समझ में आया। दूसरा होता है ग्लोबिन। ये ग्लोबिन जो रहता है, प्रोटीन, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है ना, प्रोटीन होता है। तो ये ग्लोबिन जो रहता है कहाँ चला जाता है, डिपोट में, एज ए प्रोटीन हम यूज़ कर लेंगे। एंड इसके बाद होती है पोरफायरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हीमोग्लोबिन किस चीज़ में टूटा था, 3 चीज़ों में टूटा था, आयरन में, ग्लोबिन में, पोरफायरिन में। आयरन कहाँ चला गया, एपोफेरेटिन के साथ जुड़ा और फेरेटिन में कन्वर्ट हो गया, जो लेटर यूज़ के लिए हमने रख लिया। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन के डिपो में चला गया। ये जो पोरफायरिन है ये काय में कन्वर्ट हुआ, बिलिरुबिन में।
और ये लिवर में बाइल के थ्रू सीक्रेट हुआ, यानी कि जो हमारा बाइल जूस बनता है उसमें कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं पोरफायरिन, जो किस में कन्वर्ट हो चुका है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये वैल्यूज़ हमेशा याद रखिए कि डेली में हमारे 10% आरबीसी टूटते हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं, और इनमें से लगभग 0.6 ग्राम पर डीएल क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है प्लाज्मा के अंदर, और उसमें से 0.9 टू लेकर 1.5 मिलीग्राम पर डीएल बिलीरुबिन बनता है। यानी कि जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगा तो बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बिलीरुबिन बनने से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पीलिया या जॉन्डिस। अब समझ में आया कि अगर किसी वजह से हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटा, कई बार हम कहते हैं ना कोई ड्रग ले लिया और उसके बाद पीलिया हो गया, कोई दवाई खा ली और पीलिया हो गया, ऐसी कोई भी मेडिसिन जो आपके हीमोग्लोबिन को तोड़ सकती है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो आपकी बॉडी में सबसे पहले वो सिग्नल देगी किस चीज़ का, बिलीरुबिन बढ़ने का। क्योंकि हम जानते हैं कि बिलीरुबिन अगर बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन निकलेगा, और हीमोग्लोबिन अगर निकला है तो उसमें से पोरफायरिन भी निकलेगा, और अगर पोरफायरिन निकला है तो बिलीरुबिन भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? ठीक। अब भाई इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इतना पढ़ रहे हैं हम तो पता चला हमारे शरीर में ये कर क्या रहा है। तो भाई आरबीसी तो बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ठीक है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। 97% जो ऑक्सीजन रहती है वो ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के उसमें ही फॉर्म में चल रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम टिश्यू से वो भी यही करता है। क्या बन जाता है उस टाइम, क्या बना लेता है, ये कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है, और 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। आप देख सकते हैं ये पुराना डायग्राम है जो हम पढ़ चुके हैं कि आरबीसी जो है कहाँ ख़त्म हुआ, आरबीसी जो है वो स्प्लीन में ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन निकला, एंड हीमोग्लोबिन 3 पिगमेंट में निकला, आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। आयरन जब एपोफेरेटिन नाम के प्रोटीन के साथ जुड़ा तो फेरेटिन में कन्वर्ट हो गया, जो स्टोर हुआ काय के लिए, रीयूज़ के लिए। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन पूल में चला गया, रीयूज़ होने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो पोरफायरिन पिगमेंट है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ और बाइल के साथ सीक्रेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार आप पढ़ते चलेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत सरल सी चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है, बस ध्यान देने वाली चीज़ होती है। अभी हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आरबीसी क्या कंटेन करता है, लार्ज अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कंटेन करता है, जो कि बाइकार्बोनेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के, और बाकी जो 63% ऑफ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है ना, वो बॉडी के अंदर किसके रूप में चलता है, बाइकार्बोनेट के रूप में चलता है। देन ये बफर एक्शन करती है, हाइड्रोजन आयन को रेगुलेट करती है, इसीलिए एसिड बेस बैलेंस को बना के रखती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप। तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये ब्लड एंटीजन की वजह से होता है। तो जो ये एंटीजन हुए, जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव RH फैक्टर हुआ, मैं अगले चैप्टर्स में ज़रूर डालूंगी, ब्लड ग्रुप आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये जो AB ब्लड एंटीजन्स होते हैं, RA फैक्टर हुआ, ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो भी जो रहता है आरबीसी कैरी करता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप को पहचान देने के लिए, ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए आरबीसी में एंटीजन पढ़ा जाता है। देन वेरिएशन। अब भाई कभी कभी आरबीसी, मैंने आपको बताया था, कभी आरबीसी बढ़ भी सकते हैं, कभी आरबीसी घट भी जाते हैं। तो हम वेरिएशन, पहले होता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, जो किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा। जैसे आरबीसी का काउंट कब बढ़ जाता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, यानी कि हर सेल बढ़े हुए। ये फिजियोलॉजिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है ना। तो सारे सेल बढ़ गए, बहुत सारे, कभी कभी टेम्परेचर की वजह से, खाना ज़्यादा खाने की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से फिजियोलॉजिकल बढ़ जाते, कई बार डिजीज़ कंडीशन हो जाती है तो पैथोलॉजिकल बढ़ जाते। अभी हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, जैसे कि एज में देखिए, जैसे बच्चे का जन्म होता है आरबीसी कितने 8 से लेकर 10 मिलियन क्यूबिक mm, जबकि हमने नॉर्मल रेंज कितनी बढ़ी 4 से लेकर 4.5, तो ये तो बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब ये तेज़ी से कम होता है तो आपने सुना होगा छोटे से बच्चे को पीलिया हो गया, तो इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। विजुअली कंट्रोल्ड होता है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, नहीं तो थोड़ा फोटोथेरेपी वगैरह से भी ठीक हो जाता है। देन हम बात करें सेक्स में, प्यूबर्टी और मीनोपॉज के बाद आरबीसी के काउंट जो रहते हैं मेल और फीमेल में, जो मैंने वेरिएशन बताया था ना, आप आगे पढ़ना, वो बिल्कुल भी नहीं बचता और सिमिलर हो जाते हैं। देन हाई एटीट्यूड,
हाई अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना, ये तो अब जब पहाड़ों पे रहेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है, आप सभी जानते हैं पहाड़ों पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति के शरीर में हाइपोक्सी, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए भाई आरबीसी की ज़रूरत बढ़ जाती है, इसलिए आरबीसी वहाँ पर आपको बड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि आरबीसी को रिलीज़ करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, ये किडनी से निकलता है, और आप जब भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपका ये जो इरिथ्रोपोइटिन है किडनी से ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आरबीसी की इस टाइम ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक ये बढ़ता रहता है। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको माइल्ड हाइपोक्सिया, यानी कि आप एक्सरसाइज करोगे तो नहीं आपकी सांस भर जाती है, तो उस वजह से भी आपको आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है, और उस दौरान भी आरबीसी आपके टेम्परेरी बढ़ जाते हैं। इमोशनल कंडीशन में भी आपको जैसे कि एंजाइटी हो रही है ना, रो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी आरबीसी बड़ा मिलता है। इन्वायरमेंटल, जब आपका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, गर्मी में चले जाएं तभी भी आपकी बॉडी में आरबीसी बड़ा मिलता है। खाना खाने के बाद भी आप देखते हैं आरबीसी थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा मिलता है। ये हाई एल्टीट्यूड के बारे में उन्होंने बता दिया, जो मैंने आपको भी बताया कि हाई एल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया होता है, तो उसकी वजह से किडनी स्टिमुलेट होती है, इरिथ्रोपोइटिन निकलता है, बोन मेरो को बोलती है भाई आरबीसी बनाए, एंड आरबीसी बढ़ जाता है, लेकिन जब इसकी नीड नहीं होती तो वापस से कम हो जाता है। समझ में आ गया। इमोशनल कंडीशन में क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एड्रेनलिन निकलता है और स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होती है और आरबीसी बढ़ जाते हैं। आरबीसी कम होता है कब, जब हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, जब पानी का प्रेशर लगता है, तो जैसे कि कोई व्यक्ति डीप सी में चला गया है ना, डीप सी के दौरान ऑक्सीजन टेंशन जो रहता है वो हाई हो जाता है, इसकी वजह से आरबीसी काउंट कम हो जाता है। स्लीप के दौरान, सोने के दौरान भी हमारे आरबीसी काउंट जो रहते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी कुछ कर नहीं रही है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये कम हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा ईसीएफ वॉल्यूम रहता है ये बढ़ा हुआ रहता है, इसकी वजह से काउंट कम हो जाते हैं। देन पैथोलॉजिकल वेरिएशन देखें, या पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, बीमारी की वजह से। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का जो काउंट है वो हमेशा 7 मिलियन के ऊपर ही चलता है, और बाकी सेल भी कई बार बड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा ऐसी कंडीशन में तो 24,000 तक आपको हर चीज़ वाइट ब्लड सेल मिलेगा। ये 14 मिलियन क्यूबिक से बड़े मिलेंगे, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन है। इसके अलावा सेकेंडरी, जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे, आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड ये वाला सेक्शन जो है पैथोलॉजिकल वाला क्या है, क्योंकि जब आप डिजीज़ को क्लीन कर लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हुई है ना, कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हुआ, क्रॉनिक मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई, आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई, इन सब चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें बड़ी मिलेगी। एनीमिया, एबनॉर्मल डिक्रीज हो रहा है आरबीसी में, मतलब अगर आरबीसी कम हो रहा है तो दैट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। अब साइज़ की बात करें, क्या है, इनके साइज़ भी चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने साइज़ की बात करी थी, साइज़ कितना था इसका साइज़ था 7.2 माइक्रोन है ना, एंड पेरिफेरी अलग थिक थी, सेंट्रल थिन था। एक बार जल्दी से डायग्राम देख लीजिएगा और जल्दी से पता करिएगा मैंने क्या बोला। तो ये माइक्रोसिटिक हो सकते हैं, स्मॉलर हो सकते हैं, मैक्रोसिटिक हो सकते हैं, एनाइसोसिटिक हो सकते हैं। माइक्रोसिटिक यानी कि अपने साइज से छोटे हो गए, जैसे आयरन डिफिशियंसी हो गया है, बहुत तेज़ी से आपने सांस, योगा, प्राणायाम कुछ कर रखा है, बहुत तेज़ी से अपनी सांसों को फोर्स ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है ना। और अगर अपन इधर आ जाएं मैक्रोसिटिक में, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया है। एनाइसोसिटिक का मतलब क्या होता है, साइज़ जो है उसमें चेंजेस आ गए, जैसे कि परनीशियस एनीमिया हो गया है ना। इसके अलावा ये बहुत सारे तरीके के हो जाते हैं, जैसे क्रीनेशन है ना, जैसे कि श्रिंक हो गए हैं, स्पेरोसाइटिस मतलब गोल गोल हो गए, इलिप्टोसाइटिस जो चांद के आकार के हो गए, सिकल सेल हंसिए के आकार के हो गए, पॉइक्लोसाइटोसिस माना अनयूजुअल शेप है, आप शेप ही नहीं पहचान पा रहे, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वही अलग तरीके का दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कई बार आरबीसी कैसा दिख रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, जैसे हमारा ये आरबीसी हमने बनाया उसके अंदर ये छोटी छोटी ऐसी डॉट्स दिख रही हैं आपको। ये डॉट्स क्यों दिख रही हैं, ये डॉट्स दिख रही हैं ड्यू टू बेसोफिलिक मटेरियल, पोरफायरिन, यानी ये जो पोरफायरिन मैंने बताया था ना, पोरफायरिन कहाँ होता है, पोरफायरिन बाद में टूटने के बाद निकलता है, लेकिन अगर ये पोरफायरिन लाइक मटेरियल वहीं पर है, और ये कब होता है, लेड पॉइजनिंग। देखिए बॉस, ये आपको एक कॉम्पिटिशन का एक और क्वेश्चन मिला है कि लेड पॉइजनिंग के दौरान आप बेसोफिलिक मटेरियल देखते हैं, एंड वो जो रहता है आरबीसी के अंदर डॉटेड डॉटेड डॉटेड, जैसे आपने कीवी फ्रूट देखा है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ड्रैगन फ्रूट कभी कट किया होगा तो वो डॉटेड डॉटेड सीड अपेयरेंस देता है ना, बिल्कुल वैसे ही अपेयरेंस ही दे रहा है।
तो इसको कहते हैं पंचेट बेसोफिलिज्म। ये कहाँ दिखता है आपको? आरबीसी में दिखता है ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पोरफायरिन। अगर इसके अंदर रिंग दिखी, आरबीसी के अंदर रिंग बनी है बेसोफिलिक मटेरियल, बेसोफिलिक मटेरियल मतलब यही पोरफायरिन, अब डॉट डॉट ना होके ऐसे आरबीसी के अंदर, ये डायग्राम मेरे बड़े गंदे बनते भाई, है ना, आरबीसी के अंदर एक रिंग बनाए हुए हैं। तो आरबीसी की जो रिंग होता है किससे बना है? ये जो पोरफायरिन है यानी कि बेसोफिलिक मटेरियल उसी से बना हुआ है, तो उसको गॉबलेट रिंग बोला जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ टाइप के जो अनीमिया होती है इनमें देखने को मिलती है। और उसके बाद होती है Howell-Jolly's body. In certain type of anemia, some nuclear fragments are present in ectoplasm of RBC. These nuclear fragments are called Howell-Jolly bodies. यानी कि आप देखते हैं कि कुछ न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट्स ही रह गए हैं। आप जब मैं आपको आरबीसी का फॉर्मेशन बताऊंगी, इर्दोपोइसिस बताऊंगी, जब आप देखना कि ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स क्यों आए हैं, तो अगर ये बचे रह गए तो दैट कंडीशन इज नोन एज Howell-Jolly's बॉडी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर मैंने आपको आरबीसी पूरा पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हमारा इर्दोपोइसिस रहेगा चैप्टर। एंड आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। फटाक से अपनी बुक उठाइए और बस पढ़ने बैठ जाइए। फिजियोलॉजी बहुत सरल सब्जेक्ट है अगर एक बार उसको ठीक से समझ लिया जाए तो ये था मेरा आज का चैप्टर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। मैं डॉक्टर वंदना मारू मिलूंगी आपसे अपने अगले चैप्टर के साथ। जब तक कि मैं कहती हूँ बाय।